नमस्ते, मेरा नाम प्रांजल दास है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। सो आज जो हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो है कास्ट बेस्ड सेंसस। फिलहाल ये टॉपिक बिहार के राजनीति में बहुत चर्चे में है। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन है श्रीमान रजनीश कुमार। सो श्रीमान, आप प्लीज अपना परिचय दीजिए। मैं रजनीश कुमार, सब लोगों को नमस्कार। आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूं और आज हम इंजीनियर मिस्टर प्रांजल दास से ये जो हमारी पार्टी की डिमांड है कास्ट बेस्ड सेंसस, इस जातीय आधार पर जनगणना, उसके बारे में बहस करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप इस बहस में अपना कमेंट दे करके हम लोगों के साथ जुड़े, जिससे कि एक करेक्ट कंक्लूजन हो, पॉजिटिव कमेंट दे और माने पॉलिटिक्स में जो डिस्कशन होता है पॉजिटिव डिस्कशन हो। सर, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि आरजेडी लीडर जो तेजस्वी यादव है, वो तेजस्वी यादव जी इसका डिमांड क्यों कर रहा है कि हमको कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए? आरजेडी कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड कर रही है। यह तेजस्वी यादव की काफी दूरदर्शितापूर्ण बातें हैं। माने आप कह सकते हैं कि एक विजनरी थिंक टैंक है आरजेडी का, जिसने काफी थॉट के बाद इस डिमांड को रेज किया। आखिर आप कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या घाटा है। डिमांड के पीछे कोई पहला जो डिमांड का मूल कारण है, वह चाहते हैं कि जो जातीय आधार पर जनगणना हो, तो जैसे एससी एसटी की जनसंख्या सरकार को पता है जातीय आधार पर जनगणना कर रही है। ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो जातीय आधार पर जनगणना होने से भी उनकी भी जनसंख्या का सही अंदाजा लग सकेगा। और ओबीसी में जो विभिन्न जातियां, यानी ओबीसी में कोई एक जाति नहीं है, बिहार में भी है, बहुत सारी जातियां हैं उसके अंदर, तो सभी जातियों का एक सही आकलन हो पाएगा कि कौन जाति ज्यादा है, कम है, कितनी जनसंख्या है और किस रेट से किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी पता चल पाएगा। तो इसके पीछे ये है, माने पॉजिटिव थॉट है। तो ठीक है। इसको लागू करने से हमको क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि जो जो जनजाति है उसका आंकड़ा मिल जाएगा, सो उससे हमको क्या लाभ हो सकता है, ये बता दीजिए। लाभ क्या है? जैसे लाभ कुछ ऐसे हो सकते हैं, माने हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, हमारा जो ये है बहस की बात है, जैसे हमारे पास एक डाटा हो जाए तो कास्ट बेस्ड कंसेंसस है। अब ओबीसी में कितनी जातियां हैं, तो किस जाति को जो सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे सरकारी योजनाओं में पहला है जैसे 27% रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, फिर इंदिरा आवास योजना है, फिर शौचालय के लिए योजना है, फिर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए सुन रहे हैं कि पंचायतों में कुछ रिजर्वेशन की बात चल रही है। तो इसके बाद हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि जिस आधार पर ओबीसी की जनसंख्या है उसके हिसाब से सभी को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और ये जो अभी लगभग 1990 से 92 से चल रहा है ये पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी, तो इस पॉलिसी से किन जातियों को ज्यादा लाभ हुआ है, किन जातियों को कम लाभ हुआ है, तो हम इसका आकलन कर पाएंगे। पहला तो ये हो सकेगा। उसके बाद जो दूसरी बात, जैसे अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है देश में कि देश में पॉपुलेशन ब्लास्ट। अब देश की जनसंख्या इतनी हो गई है कि लोगों को समाने के लिए जगह नहीं है। जो कहते नहीं है घड़ा भर गया, एक बूंद जगह नहीं है। अब एक नेक्स्ट हॉट टॉपिक होने जा रहा है देश के लिए, डेवलपमेंट सुनते सुनते सबसे बड़ा समस्या पॉपुलेशन कंट्रोल। तो अगर हमें लगेगा कि किसी खास जाति की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, किसी खास जाति की जनसंख्या कांस्टेंट है,
अब यह नेशन के इंटरेस्ट में है कि जनसंख्या नहीं बढ़े, तो उस जाति को टारगेटेड करके सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। उस जाति के बड़े बड़े लोगों को सरकार कहेगी क्योंकि आप इन लोगों को एजुकेट कीजिए, इनमें एक जागृति लाइए कि ये 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाए, तो ये एक लाभ होगा। फिर जो जैसे कोई जाति हो सकता है कि है पिछड़ी जाति और उनको जो ये जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको पता चला इतने साल में 1% भी उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं हुआ या उससे भी कम हुआ है, तो सरकार यह कर सकती है कि नहीं अब कुछ दिन के लिए इनको थोड़ा ज्यादा लाभ हो जाए। अब दूसरा आप देख लीजिए, जैसे इंदिरा आवास आ रहा है, किसी को अभी जो चल रहा है, किसी को 4 बच्चे तो उसको 4 इंदिरा आवास मिलता है 6 लाख रुपए, किसी को 2 ही बच्चा है उसको 3 लाख, किसको 1 है तो 1 ही मिलता है। तो ये जानने से हम यह भी कह सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी सरकार एक पॉलिसी लाने वाली है, लाई नहीं है, यूपी में आ चुका है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं आपको 3 बच्चे हैं लेकिन 2 ही इंदिरा आवास मिलेगा, अब 3 लाख में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मनरेगा का पैसा है, 3 बच्चे को 100 दिन का काम, 2 बच्चे को 100 दिन का काम का गारंटी है, मतलब टोटल 200 दिन की काम की गारंटी। आप अगर 3 बच्चे करते हैं तो 3 बच्चों में ही 200 लोगों की काम की गारंटी योजना डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर तो इससे एक जागरण भी आएगा कि नहीं ज्यादा बच्चा करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके हमारे ये है गलत प्रभाव है। कुछ लोगों को जनसंख्या कम है वो नेशनल इंटरेस्ट में सर्व कर रहे हैं तो उनको एक प्राइड भी होगा कि हाँ उन्होंने अपनी जनसंख्या कम कर ली है, तो उनको भागीदारी भी मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये राजा यूनियन मिनिस्टर थे और डॉक्टर सीपी ठाकुर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो साउथ इंडिया में ये राजा ने नल जल ये सब योजनाओं का मैंने अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था, बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं। तो डॉक्टर सीपी ठाकुर उनका फंड कम कर रहे थे, तो ये राजा ने इनको कहा कि जो अच्छा काम किया उसका आप फंड कम कर रहे हैं और जो काम नहीं किया उसका बढ़ा रहे। तो अभी कुछ ऐसी ही बातें चल रही है कि जो लोग चीजों को नहीं समझ रहे हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर मतलब इनडायरेक्टली ज्यादा फायदा ले पा रहे हैं। जो लोग नेशन के इंटरेस्ट में पॉपुलेशन कम करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको भी तो थोड़ा लाभ मिलना चाहिए। तो ये तभी पता होगा जब इनके हमारे आंकड़े होंगे और जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। So to summarize, so the purpose will be to tailor the reservation policy. Not only reservation, but the other government policy which is in the interest of the people, that should go in the proper way. Along with that, alarmed about the population blast. अब हम सबके लिए जरूरी है कि हम इस बात देखें कि पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए हिमंत शर्मा ने डायरेक्ट बोला है चीफ मिनिस्टर कि यंग लोगों को चौर एरिया में सौर एरिया में जाना पड़ेगा, चर में चापर में जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है और उनको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप पॉपुलेशन मत बढ़ाइए, दिस इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। गांव में लोग देख रहे हैं जिनके 1 बच्चे हैं वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जिनके 4 बच्चे हैं वो दिल्ली में मजदूर बन के काम कर रहे, छोटे से खोली में रहने के लिए विवश है। तो अब बहुत हो गया, हद हो चुका है पॉपुलेशन। ठीक। सो अगला क्वेश्चन, सो ऐसा एक सेंसस 1931 में हुआ था बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो उस तब जो सेंसस कमिश्नर था वो बोला कि ऐसा कास्ट बेस्ड सेंसस करने से ये प्रॉब्लम ज्यादा रह सकता है कि कास्ट का प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक रह सकता है, और 1941 में इसको फिर डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फिर से हुआ था लेकिन उसका डाटा अभी तक नहीं दिया गया। तो ये कास्ट सेंसस करने से इसका कुछ क्या क्षति हो सकता है क्या, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बाद एक्चुअली क्या है, जो ब्रिटिश ने जो कास्ट सेंसस किया था तो वो तो क्या ही था एक रॉन्ग मोटिवेशन से। उनका मेन था कि SC ST OBC और ये जो फॉरवर्ड कास्ट है सवर्ण, तो इनके बीच में एक बारी विभेद करना,
और वह इस डाटा को लेके बार बार डॉक्टर अंबेडकर को मन में बहका रहे थे कि आप अपने लिए एससी लोगों के लिए एक अलग से मीन्स ये डिमांड कीजिए पार्लियामेंट में, हाउस में सीट्स मांगिए, अलग से आपकी एक मतलब क्या हो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, मतलब जिन्ना के लाइन पे डॉक्टर अंबेडकर को बहका रहे, इसलिए वो डाटा ले रहे थे। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने गांधी जी की बात सुनी और अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आए और भारत के साथ गए और भारतीय संविधान लिखी। और आज ये दूसरी बात है कि एससी एसटी लोगों को रिजर्वेशन मिला, हाउस में, विधानसभा में, लोकसभा, हर जगह, और उन लोगों ने अच्छी प्रगति भी की है। तो अंग्रेज अपने इरादों में सफल नहीं हुए, लेकिन शुरुआती दौर में जब उन्होंने सेंसस कराया तो उसके बैड इफेक्ट जो समाज में उन्होंने विभाजनकारी नीतियां लाने की कोशिश की तो ये हुआ था। तो एक चाकू की तरह है, डाटा इज जस्ट लाइक ए नाइफ, आइदर यू कट इट योर ओन हैंड और यूज इट फॉर द ट्यूमर रिमूवल। सो है, इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं समाज में, इंस्टेंटली थोड़ा तनाव उत्पन्न होने की एक संभावना रहती है। आप देख ही रहे बहुत सारी ओबीसी की जातियां एससी एसटी में के तरफ जाना चाहती है। अब इससे एसटी लोग अलार्म्ड है, उनको लगता है कि ये जो ओबीसी की कास्ट है हमारे एसटी में आ जाएंगे तो उनके रिजर्वेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बिहार में मुकेश सहनी है, वो डिमांड कर रहे हैं कि वो एसटी में चलेगा। अब इससे एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको प्रभावित होगा, जबकि उनके लिए सफिशिएंट स्पेस ओबीसी में अवेलेबल है। तो एसटी लोग भी अलार्म्ड है इससे, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का चांस एसटी और ओबीसी। ओके ओके, सो अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय सरकार जो है, तो केंद्रीय सरकार इसको क्यों लाना नहीं चाहते हैं और इसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? ये सरकार के पास एक तो है कि उसके पास ऑलरेडी डेटा है, 2011 में क्या ही था, तो उसके बेसिस पे जो पॉजिटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है वो कर ही रही है, जो कल्याणकारी योजना है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एक जो मुझे जो लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है जिसको लिए वो लाना नहीं चाहती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ओबीसी डेटा में और सेंट्रल के ओबीसी डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं कह रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको ओबीसी में रखा, जबकि देश माने नेशनल रजिस्टर में वो ओबीसी में नहीं आते, वो जनरल कास्ट में आते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं जो स्टेट में कहीं और है और सेंटर के लिस्ट में कहीं और है, तो वह किस आधार पे पब्लिश करें। और दूसरा हो सकता है कि अननेसेसरी, अब इसके कारण अगर जाटों को ओबीसी में पब्लिश करती है तो एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, नहीं करती है तो एक अनदर कन्फ्लिक्ट होगी। इस तरह से बहुत सारा बेवजह का मतलब झमेला शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इससे बचना चाहती है और वो जानती है उसके पास डेटा है ही, तो जो पॉजिटिव वर्क है कल्याणकारी कार्य है उसके लिए उसका यूज कर रही है। और निगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए वो, मेरे को जो लग रहा है, मैंने कुछ बीजेपी लीडर से बात किए तो उन लोगों ने जो फीड दिया कि जिसके आधार पर कि ओबीसी जातियों की अलग अलग पहचान है और इसलिए वो नहीं करना चाहते, मुझे जो लग रहा है। और फिलहाल जो रोहिणी कमीशन का हम बात करते हैं, जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, वो भी उसका रिकमेंडेशन सबमिट किया, लेकिन वो फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इट्स ए वेरी काइंड ऑफ बर्निंग इशू। सो आपसे बात करके अच्छा लगा। तो हम ऐसे इशू पर बात करते रहेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि दो पहलू को हम जो भी देखना। बात है लोकतंत्र है, बातचीत से ही होता है, बातचीत, और बातचीत से ही सही नतीजे पे लोग पहुंचता है। जो चीज गलत है आप उसको हटा दीजिए, जो चीज पॉजिटिव है उसे ले लीजिए, है कि नहीं। समथिंग लाइक चर्निंग ए मिल्क, टेक द क्रीम, थ्रो आउट द वेस्ट वाटर। यस यस, ओके ओके, थैंक यू। तो ठीक है, तो आपसे अच्छा लगा। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू।